स्वागत है आपका भारत समाचार में। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है। पीएफआई फंडिंग को लेकर एनआईए की छापेमारी। पीएफआई फंडिंग को लेकर 110 जगहों पर छापेमारी। केरल, तमिलनाडु, यूपी समेत 10 राज्यों में छापेमारी। यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी। यूपी में एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी। एनआईए एटीएस की 4 टीमें यूपी में कर रही हैं छापेमारी। लखनऊ, नोएडा और वाराणसी में छापेमारी। लखनऊ के इंदिरा नगर से संदिग्ध हिरासत में। वहीं लखनऊ से 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। यूपी में 8 लोगों के हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आ रही है। बड़ा शिकंजा एनआईए पीएफआई पर कस रहा है। देर रात से यह छापेमारी जारी है। यूपी समेत 10 राज्यों में, कुल 11 राज्यों में यह छापेमारी कल रात से चल रही है। यूपी में एनआईए और एटीएस की छापेमारी जिस तरह से लगातार यूपी में और कई जगहों पर पहले कई दंगे भी हुए थे, जिसको लेकर पीएफआई के फंडिंग का भी मामला सामने आया था, जिसके बाद से अब लगातार छापेमारी चल रही है। वही हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से निशांत, और लखनऊ से हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जो छापेमारी की गई है लगातार एनआईए पीएफआई के एजेंटों पर, पीएफआई के फंडिंग पर शिकंजा कस रहा है, क्या कुछ अपडेट है और अब तक कितने लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं? क्या कुछ बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपको बता दें कि इंदिरा नगर का ये पूरा मामला है। शक्ति नगर ढाल यहाँ पर लगता है, सेक्टर A की बात है ये। यहाँ पे लगभग 3:30 बजे रात में पुलिस पहुंची है और उसने तमाम तरीके की यहाँ पर पूछताछ करी है। जहाँ यहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जिसमें वसीम उर्फ बबलू है, एक व्यक्ति और है जो यहाँ पे लवकुश नगर में रहता है, उनसे बातचीत करी है, तमाम तरीके के कनेक्शन को भी खंगालने की कोशिश करी और लगभग सुबह 8 बजे गिरफ्तारी हुई है। आसपास के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना यह है कि रात में जब पुलिस फोर्स पहुंची थी, क्योंकि इसी के पीछे भी एक जज साहब का भी बता रहे हैं कि मकान है, तो उनको ये लगा कि उनको किसी तरीके की सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर पुलिस पहुंची है। तमाम तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन जब सुबह उनको यहाँ से ले जाया गया है तो एक भारी मात्रा में पुलिस बल भी था, पुलिस फोर्स थी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बताया जा रहा है कि एनआईए के सहयोग से एटीएस ने गिरफ्तारी करी। मैं अगर पीछे आपको उनका घर दिखाना चाहूँगा कि ये लगभग 2 मंजिल 3 मंजिल ये घर बना हुआ है और यहाँ पे जो लोग रहने वाले थे वो लोग टेलरिंग का काम करते थे, परिवार के साथ रहते थे। आसपास के लोगों का कहना यह है कि ये लोग किसी से भी मतलब नहीं रखते थे, ये लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। आप देखिए यहाँ पे फिलहाल ये बंद है, लोगों की चप्पल रखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब लोग रह रहे थे प्रॉपर तरीके से, अपना जो भी इनका टेलरिंग का कामकाज था उसको कर रहे थे। कूलर, एसी, तमाम तरीके की सुविधाओं से लेस है ये पूरा घर। लेकिन देखिए, बड़ी बात सामने निकल कर यही आ रही है कि आखिर इनका मकसद क्या था, क्योंकि देखिए इधर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तरीके से बातचीत भी करी है, वो चाहे मदरसों की जांच को लेकर हो, वो चाहे वक्फ की जांच को लेकर हो। हालांकि ये अभी सूत्र बता रहे हैं कि इनके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है और इनका जो मकसद था वो आतंकी गतिविधि थी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए बात करी जाए, पीएफआई लगभग 2007 में ये संगठन बना था। कई अन्य इस्लामिक संगठन हैं। सिमी पर बैन लगने के बाद में पीएफआई का तेजी से विस्तार हुआ है और कई बार इसके नाम सामने आए। हालांकि कई बार इसको बैन करने की भी बातचीत करी गई, लेकिन वो सफलता उसमें नहीं मिली है। अब जिस तरीके से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी लखनऊ से 2, पूरे यूपी से 8। मैं आपको रोकना चाहूंगी संदीप, आसपास के लोगों से, इनके पड़ोसियों से क्या ये पता चल पाया कि लोग कितने वक्त से वहां रह रहे थे, और जो गिरफ्तारी हुई है इंदिरा नगर से, उससे क्या पूछताछ जो कुछ हुई है, क्या उसकी कोई बात अभी तक निकल के सामने आ पाई है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे फिलहाल जो लोग हैं, आप यहीं पे ही रहते हैं, फिलहाल देखिए यहाँ पे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, हालांकि बातचीत करने से बच रहे हैं। उनका आइए इधर एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ पे जो आसपास के कुछ लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि काफ़ी लंबे समय से ये लोग जो हैं यहाँ पर रह रहे थे और इनके जो पुश्तैनी काम था वो टेलरिंग का काम था। मैम, आप यहीं पर रहती हैं इनके घर से 2 मकान छोड़ के ही, आप जानती थी मैम इन लोगों को, मतलब एक आपके आसपास पड़ोसी के रूप में रहते थे? आपको जैसे अभी पता चल रहा है कि इन लोगों को ले जाया गया है, कुछ ऐसी जानकारी थी, कुछ ऐसा काम, किस चीज़ का काम करते थे ये लोग? सिलाई होती थी इनके घर में। अच्छा, कौन कौन लोग रहते थे? जैसे 2 लोगों को, मतलब पुरुष में, महिला में, बच्चों में? परिवार, फैमिली रहती थी पूरी। मुझे पता रह रही थी ये कुछ है 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया, काफी दिन हो गया। हाँ, काफी समय हो गया इन लोग को, हो गया काफी समय हो गया, 15-20 साल हो गया है। हाँ,
15-20 साल हो गए। बाबूजी हमारे साथ हैं। बाबूजी, इन 2 लोगों को यहाँ से आज गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि तमाम तरीके के इनके जो कनेक्शंस थे, टेरर वाले थे। आप जानते थे? आप तो काफ़ी सीनियर हैं यहाँ पे, देखा हो आपने कभी? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बहुत पुराना बासिंदा है, 1985 से रह रहा है यहाँ। अब इसमें इनके पिताजी रहते थे, इनकी माताजी रहती थी। उसके बाद ये सब जिनको आप बता रहे हैं कि आज आपने पकड़ा है, या आपने क्या, जिसने भी पकड़ा है, एडीएस ने पकड़ा है, अब वो नया लड़का है। अब किस गतिविधि में वो शामिल है ये मैं नहीं बता सकता। उससे बातचीत होती थी भाई? एक जनरली बिल्कुल बच्चा था, बातचीत होती। अगर बात करी जाए किस तरीके के, जैसे स्वभाव में तो हम लोगों को तो बहुत ठीक ठाक दिखा। अब अंदर खाने क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता। कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी गतिविधि आपको सामने? कोई से जानते थे आप उसको? जी हाँ, बचपन से यहीं की है ये। बिल्कुल त्रिशला, देखिए बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो वसीम उर्फ बबलू है, जिसको आज एनआईए के सहयोग से एटीएस ने गिरफ्तार किया है, उसकी पैदाइशी यानी उसका जो बचपन था वो इसी घर में बीता था। मैं फिर से एक बार आपको घर की तस्वीर दिखाऊंगा कि उनके जो पिताजी हैं वो लगभग सन 1950 से यहाँ पर रहते थे। उनके पूरे परिवार के लोग सिलाई कढ़ाई का काम करते थे। मोहल्ले के लोग सिलाई कढ़ाई का काम कराने भी इनके यहाँ जाते थे। हालांकि परिवार के जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना ये है कि बहुत ही सीधा साधा था, ना ही मोहल्ले में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, ना ही हम लोगों को पता चला कि किसी भी तरीके के वो टेरर फंडिंग यानी किसी तरीके की आतंकी गतिविधि में वो कभी इस तरीके से लिप्त था। लेकिन अब ये लोग भी सब चौकन्ने हैं, ये लोग भी सब सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसा हुआ है, क्योंकि रात में लगभग 3:20 से 3:30 के बीच में यहाँ पर एक भारी पुलिस फोर्स पहुंची है। और जिस तरीके से देखिए ये जो पूरा एक रिहायशी इलाका या ये कहें कि तमाम यहाँ पर मतलब घर बने हुए हैं, गली है, तो आसपास के लोग बहुत ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एक मोहल्ले की तरह जो है ये पूरा फ्लैट की अगर बात करी जाए तो एक दूसरे से लोगों को मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगल बगल में पूरे घर बने हैं, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल संदीप, जो हिरासत में लिया गया उससे पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वो किसी ऐसी गतिविधि में संलिप्त था या नहीं। हमारे साथ निशांत संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसके पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है और कितने वक्त से वो उस आवास में रह रहा था जहां से उसे हिरासत में लिया गया है? देखिए त्रिशला, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एनआईए की लगातार लगभग अगर हम 18 सितंबर के बाद की बात कर लें तो 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर, देश के 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। और बीते 24 से 25 घंटों की बात कर ली जाए तो उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका सीधे नेटवर्क पीएफआई से था। दिल्ली की बात कर लें तो ये अपडेट है कि 3 लोगों को जो सीधे पीएफआई से जुड़े थे उनको हिरासत में लिया गया है। और जो सवाल है कि क्या उनके आसपास के लोगों का कहना है, देखिए फिलहाल इनका नेटवर्क काफी तेज था और किसी को इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिस तरीके से एनआईए ने राज्य सरकार की पुलिस हो, ईडी के साथ संयुक्त टीमें बनाकर छापेमारी की है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये कितनी बड़ी साजिश के तहत इस चीजों को अंजाम दे रहे थे। और आसपास के लोगों का अभी पूरी तरीके से इस पर कुछ कहना नहीं है, ना ही कुछ उनको पता चल पाया है। लेकिन फिलहाल ये ज्यादा समयों से, परवेज नामक जो व्यक्ति है वो ज्यादा समयों से वो दिल्ली के यहाँ पर रह रहा था। इसके अलावा जो इसके साथ के भी लोग थे वो भी काफी ज्यादा दिनों से इसमें सक्रिय थे। टेरर फंडिंग हो, इसके अलावा कैंप हो, इसके माध्यम से ये इस गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। और जैसा कि हमारे साथी संवाददाता कह भी रहे हैं कि इनका कहीं न कहीं मंशा जो राज्य है देश को दहलाने का और कहीं न कहीं गलत गतिविधियों को अंजाम देने का था। तारीफ करनी होगी एनआईए की कि इनके मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है। और अब ये भी बातों पर नजर रहेगी कि क्या इनके नेटवर्क किससे जुड़े थे, इनके तार कहां जुड़े हुए थे, क्या विदेशों से इनको ऊपर ज्यादा फंडिंग आती थी, क्या देखिए केरल से सबसे ज्यादा पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, ये अपने आप में बताता है। पहले भी आपने देखा होगा कि केरल कुछ ऐसी गतिविधियों के लिए जाना जाता था, एक तरीके से सेंटर बन चुका था। लेकिन अब जो एनआईए की धरपकड़ तेज हुई है उसमें और कौन-कौन से नाम आते हैं ये देखना होगा। जी बिल्कुल निशांत, जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, जिसको हिरासत में लिया गया, आपने बताया ओखला से भी एक व्यक्ति परवेज नामों को हिरासत में लिया गया, साथ ही साथ उसके 4 साथियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो परवेज से पूछताछ जो कुछ हो रही है, क्या उससे जुड़ी हुई कोई बात अभी तक निकल कर सामने आ पाई है?
देखिए, ये अभी आंकड़े सामने आए हैं कि कितने लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। एनआईए और ईडी इसके अलावा जो संयुक्त टीमें बनाई गई है वो उनसे पूछताछ कर रही, इस बात का अभी जिक्र नहीं किया गया है। फिलहाल ये हमारी जानने की प्राथमिकता जरूर होगी कि क्या कुछ इसमें से बातें सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ी ये कार्रवाई मानी जा रही है। देखिए कि 18 सितंबर हो, 20 सितंबर हो या फिर बीते एक हफ्ते हो, इसमें किस तरीके से उन जगहों पर ठिकाना, उन जगहों पर छापेमारी की है जहां पर जाना जाता था कि पीएफआई का हमारे नेटवर्क। संवाददाता रोहित सिंह वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरह से लगातार एनआईए छापेमारी कर रही है, क्या वाराणसी से अभी किसी को हिरासत में लिया गया है और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? अपडेट्स देखिए, आदमपुर और जैतपुरा थाना क्षेत्र से 2 लोगों को एनआईए ने हिरासत में लिया है और उनको अज्ञात स्थान पे लेके जा चुकी है, पूछताछ चल रही है। इससे पहले भी पीएफआई के लोगों के तलाश में एनआईए की टीम यहाँ छापेमारी कर चुकी थी, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब 2 लोग जो हैं हिरासत में लिए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। रोहित, जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो किस जगह से, वाराणसी के किस जगह से हिरासत में लिए गए हैं और उनके पास जो आस पड़ोसी है उनका क्या कहना है? क्या उनको पहले से उन पे कोई डाउट था, कोई शक था उनकी गतिविधियों पर? देखिए, अभी ये सब चीजें सामने नहीं, क्योंकि स्थानीय पुलिस जब छापेमारी करती है, पकड़ती है, तब बहुत सारी चीजें आपसी संपर्क के कारण पता चल जाता है। लेकिन एनआईए की जो टीम होती है, उनकी जो कार्रवाई होती है वो पूरी तरीके से गोपनीय होती है, कोई जानकारी नहीं होती है। बस 2 लोगों को चूंकि उठाया गया, तब जानकारी की गई तो पता चला एनआईए की टीम थी। आदमपुर और जैतपुरा इलाके से इन लोगों को अलग अलग स्थानों से उठाया गया है। सिर्फ इतनी जानकारी पता चली है, स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी है, लेकिन उनके बारे में और क्या जानकारी है, कहां से मिली थी, ये चूंकि स्थानीय पुलिस का मामला नहीं है, इसलिए ये सब चीजें सामने नहीं आई हैं। रोहित, जो उनके पड़ोसी हैं, जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो उनके पड़ोसी हैं, आस पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? और वो इस मामले में कार्य करते थे, उनका व्यवसाय क्या था? इस मामले में देखिए, पड़ोसियों, स्थानीय लोगों ने एकदम पूरी चुप्पी साध रखी है। जाहिर है, ऐसे मामले में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है कि यदि कहीं कोई बोलता है तो उन्हें इस बात का भी डर लगता है कि कहीं पुलिस उन्हें साक्ष्य की गवाही या इन सब चीजों के लिए उठा ले। लोगों का कहना है कि हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं कि ये कहाँ थे, कहाँ के थे, जबकि ये सभी लोग यहीं के पूर्णकालिक निवासी थे। इनका व्यवसाय क्या था, ये कार्य क्या करते थे अपनी जीविका के लिए, क्या इन सब चीजों का पता चल पाया है अभी तक? देखिए, ये सब जानकारी अभी नहीं आ सकी है सामने, क्योंकि स्थानीय पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि स्थानीय लोगों को या कहीं किसी को भी इस तरीके की कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ संदीप खेर जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, को बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए के कुल 106 लोगों को हिरासत में लिया है। दिल्ली से 6, कर्नाटका से 20 लोगों को हिरासत में, तो वहीं केरल से 22, मध्य प्रदेश से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, राजस्थान से 2, तमिलनाडु से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, यूपी से कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनआईए और एटीएस की संयुक्त छापेमारी लगातार देर रात से चल रही है। वहीं इस छापेमारी में महाराष्ट्र से 20, पौंडीचेरी से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो वहीं राजस्थान से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, यूपी से कुल 8 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया जा चुका है। लगातार एनआईए पीएफआई और पीएफआई के एजेंटों पर शिकंजा कस रही है। ये छापेमारी देर रात से चल रही है। इस छापेमारी में तमिलनाडु से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में एटीएस पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर गई। आदमपुर, जैतपुरा से यूपी के कई जिलों में एनआईए और एटीएस कर रही छापेमारी। वाराणसी में एटीएस कर रही छापेमारी। पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। आदमपुर, जैतपुरा के रहने वाले हैं दोनों। तो वाराणसी में एटीएस की छापेमारी, पीएफआई के 2 कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में, एटीएस पूछताछ के लिए लखनऊ लेकर गई। आदमपुर, जैतपुरा के रहने वाले हैं दोनों सदस्य जिन्हें हिरासत में लिया गया है। लगातार छापेमारी चल रही है एनआईए और एटीएस की। वहीं वाराणसी से जो 2 सदस्य हिरासत में लिए गए हैं उन्हें लखनऊ लेकर जाया गया है पूछताछ के लिए।
हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, अब वाराणसी से जो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अब उन्हें लखनऊ पूछताछ के लिए लेकर आया जा रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों को यहाँ लेकर के आया जा रहा है, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? कहाँ पर उन्हें लाया जाएगा, क्या पूछताछ की जाएगी उनसे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एटीएस की बात करी जाए, एनआईए की बात करी जाए, इन दोनों की एक अपनी पूछने की एक अलग ही कह सकते हैं कि जानकारी रहती है। किसी को पता नहीं रहता है कि ये जो जिन भी अभियुक्तों या फिर जिन भी आतंकवादियों को ये लोग पकड़ते हैं, टेररिस्ट को पकड़ते हैं, उनको एक गुप्त स्थान पर रखकर उनसे पूछताछ करी जाती है। अब जिस तरीके से देखिए, चाहे केरल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम जगहों से जो पीएफआई के अध्यक्ष हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अब जिस तरीके से वाराणसी के 2 लोगों को लखनऊ में लाया जा रहा है, लखनऊ के 2 लोग पहले से ही अरेस्ट हैं। इसमें देखिए त्रिशला, कहीं ना कहीं से इन सभी के बीच के कनेक्शन देखे जा रहे हैं कि क्या किसी तरीके का कम्युनिकेशन था इन दोनों के बीच में, इन सभी लोगों के बीच में जो टोटल 106 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या किसी तरीके का ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे या फिर मैसेंजर के माध्यम से, या देखा जाता है कि इन लोगों की अपनी एक ऐप होती है, उसके माध्यम से क्या ये लोग एक दूसरे की गतिविधियों को कम्युनिकेट कर रहे थे या फिर इनको वहां से सिग्नल मिल रहे थे। अब देखिए, सभी लोगों से पूछताछ करी जा रही है। सबसे मेन तो यही है कि सभी लोगों के आपसी कनेक्शन को देखा जाएगा कि क्या ये लोग एक दूसरे को किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप लोगों को यहां पर ब्लास्ट करना है या आप लोगों को यहां का माहौल खराब करना है। किस किस पॉइंट को इन लोगों ने चूज करके रखा था। वो चाहे लखनऊ में अगर ये लोग इस तरीके को अंजाम देना चाहते हैं तो लखनऊ में देखिए, अगर कहीं पर भी नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा इनको फायदा था वो विधानसभा था। विधानसभा में सत्र चल रहा है, तमाम बड़े बड़े वीआईपीज वहां पहुंच रहे हैं, लोगों की नजरें हैं। तो देखिए, तमाम तरीके से बातचीत सामने निकल कर आएगी, पूछताछ चल रही है। अभी किसी भी तरीके का देखिए ऑफिशियल बयान जो है वो जब तक पुलिस के अधिकारी यानी एनआईए और एटीएस के अधिकारी नहीं देते हैं, तब तक कोई भी तस्वीर यानी स्पष्ट बात करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हालांकि ये बात सामने निकल कर आ रही है कि इनके पास एक कई तरीके की फोटो इन्होंने रेकी करी थी विधानसभा की कुछ हफ्ते पहले, लेकिन उस समय ये लोग कामयाब नहीं हो पाए थे। और उसी के साथ साथ देखिए ये भी है कि इनके पास कुछ मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है, लेकिन एक बड़ी सफलता भी है। लेकिन यह है कि इतने समय से ये लोग लगभग जिस तरीके से वसीम उर्फ बबलू है यहाँ पर पैदा हुआ है, यहाँ पर रहा है, मोहल्ले में रहा है, मोहल्ले के लोगों से मिलता है, मोहल्ले के लोगों ने कहा है कि हम लोगों को कभी इस तरीके का लगा ही नहीं, ना उसकी गतिविधि इस तरीके थी। लेकिन रात में जिस तरीके से जब यहाँ पे फोर्स पहुंची है, मोहल्ले के लोग भी सदमे में हैं, उन लोग को भी एक आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये लोग किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे। अब देखिए, कुछ देर बाद इनकी जो तस्वीरें हैं, इनकी जो कह सकते हैं कि जो भी इनके बारे में ज्यादा जानकारी है वो जब तक पुलिस के अधिकारी स्पष्ट नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, एक बात तो तय है कि एक बड़ी सफलता मिली है इन दोनों ही एनआईए और एटीएस को, क्योंकि अगर देखिए लखनऊ में किसी भी तरीके का आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया जाता तो जाहिर सी बात है कि लखनऊ को नुकसान पहुंचता, लखनऊ की इमेज को नुकसान पहुंचता। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आतंकवादियों को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, माफियाओं की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हो, जिस तरीके से देखिए उन्होंने इस बीच तमाम तरीके के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। देखिए, ज्ञानवापी भी एक वहाँ पर एक मामला चल रहा है जो खंगाला जा रहा है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं कि आखिर किस वजह से इन लोगों की जो नाम है या जो है, देखिए अभी वक्फ की संपत्ति की जांच करने की भी बात करी गई है कि लोगों वहां पे कोई अवैध काम तो नहीं हो रहा है। अपनी नजर बनाए रखिए, जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार आप इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिए। दिल्ली में भी जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है, वाराणसी से अब अभियुक्तों को गिरफ्तार करके लखनऊ लाया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि चेन्नई, हैदराबाद में लगातार छापेमारी चल रही है। अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से 110 जगहों पर छापेमारी कर रही है एनआईए। हम अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई में भी छापेमारी चल रही है, हैदराबाद और लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। तो वही कई जगहों से अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। महाराष्ट्र और चेन्नई से भी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना
यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। लेकिन बाकी उसके बारे में डिटेल जिन एजेंसियों के माध्यम से छापा पड़ रहा है वो बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी, वही संभल आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर